कोणाला प्रॉब्लेम आहे का? क्लिअर आहे सगळ्यांना मेन्स्ट्रुअल सायकल? रिप्लाय देत चला. शॉर्ट मध्ये रिपीट करू. काय होत आहे बघा, सगळ्यात आधी मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये होतं 4 स्टेजेस दिले तुम्हाला. ठीक आहे, मी आधीच सांगितलं सगळ्यात पहिले इफेक्ट कोणावर होणार? GnRH, गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. दुसरा इफेक्ट कोणावर शो करतो? याचा इफेक्ट कोणावर होतो? ओव्हॅरियन फॉलिकल्सवर, बरोबर ना? तिसरा इफेक्ट कोणावर शो केला जातो? तिसरा इफेक्ट कोणावर शो करायला सांगा? ओव्हॅरियन हॉर्मोन्स. ठीक आहे, आणि लास्ट वाला इफेक्ट कोणावर? युटेराइन सिस्टीम म्हणजे म्हणजे जे एंडोमेट्रियम वॉल आहे त्याच्यावर. ठीक आहे, बघा साधी गोष्ट आहे. सगळ्यात आधी 4 स्टेजेस दिले तुम्हाला. मेन्स्ट्रुअल फेज, दुसरी प्रॉलिफरेटिव्ह फेज, तिसरी ओव्ह्युलेटरी फेज, आणि लास्ट वाली आहे ल्युटेअर फेज किंवा त्याला सिक्रिटरी फेज असं म्हणतात. काय म्हटलं आपण? जेव्हा एखादी फिमेल अप टू द एंड म्हणजे कुठे 13 टू 14च्या एज मध्ये येते, प्युबरिटी हिट होते, त्यावेळेस गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज व्हायला लागतात. कोणते 2 हार्मोन आहेत ते सांगा? एक आहे नाव सांगायचं, एक आहे FSH आणि एक आहे LH. FSH रिलीज व्हायला लागतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर LH ल्युटेनायझिंग हार्मोन हा पहिले कमी अमाऊंट मध्ये रिलीज होणार आणि मग याचा अमाऊंट वाढणार आणि पुन्हा कमी होणार. ठीक आहे, हा झाला FSH आणि हा झाला LH. सुरुवातीला गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज व्हायला लागतात, ते एकदम वाढलेला असतो का पीक? हळूहळू पहिले निघतात, ते ग्लँड मधून निघतात, हायपोथॅलॅमस मधून निघतात, म्हणजे निघताना आपण असं दाखवतोय. जेव्हा ही सिच्युएशन असते स्टेबल, तेव्हा युटेराइन वॉल, जी एंडोमेट्रियमची वॉल आहे बाळांनो, ती काय होते? ब्रेक होते. असं असं दाखवलंय बघा तुमच्या बुक मध्ये, ब्रेक होताना दिसतंय का? याला मेन्स्ट्रुअल मेन्सेस असं म्हणतात. 5 दिवसाचे असतं ते. याच्यामध्ये फ्युनेरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग दाखवलेला आहे. फ्युनेरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग म्हणजे काय? जे एग फर्टिलाइज झाले नाही ते बाहेर निघतील, ब्लड बाहेर निघेल, काही इंडोमेट्रियम वॉलचे टिश्यूज आहेत ते बाहेर निघतील. आणि हे जे ब्लड असतं हे फ्लोवी असतं. का बरं फ्लोवी असतं? क्यों फ्लोवी होता है ये ब्लड? क्यों? उसमें फाइब्रोलिसाइन नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, और फाइब्रोलिसाइन के वजह से ये क्लॉट नहीं होता ब्लड, ये फ्लो होता है. ठीक है, क्योंकि क्लॉट नहीं हो रहा, क्योंकि फाइब्रोलिसाइन प्रेजेंट है, तो ये फ्लो हो रहा है. ये 5 दिन शुरुआत के. अब जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? जो फॉलिकल्स थे वो साइज में बढ़ रहे हैं. देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. ठीक है, देन टर्शरी. बघा, टर्शरी मध्ये आल्यानंतर हा काय होणार? रप्चर होणार. जब ये टर्शरी फॉलिकल बन जाते हैं, एफएसएच बढ़ रहा है ना बच्चों, एफएसएच बढ़ रहा है, इसका काम क्या है? एफएसएच का, एफएसएच अगर बढ़ेगा तो इसका काम क्या होगा कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मतलब जो फॉलिकल छोटा था पहले उसे साइज में बढ़ाएगा, थोड़ा 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 करके. तो ये कब तक बढ़ता है? जब तक कि ग्राफियन फॉलिकल ना बन जाए. और जैसे ही एलएच पीक पकड़ता है, बहुत ज्यादा अचानक से रिलीज होता है, तो उस एलएच के ज्यादा रिलीज होने की वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है. तो फटने के बाद इसमें से क्या बाहर निकलेगा? भाई सुंदर सा ऐसे मोती बाहर निकलेगा. इस मोती का नाम हमने क्या रखा है? इस मोती का नाम क्या है? ओहम है. ठीक है, ये निकल गया बाहर. अब जैसे जैसे अब एफएसएच ने इनको बड़ा कराया, एफएसएच ने किस पे इफेक्ट शो कर रहा है अपना? इस पे ओवेरियन फॉलिकल में से रिलीज होने वाले हार्मोन्स. कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? इस्ट्रोजन, पता है ना? इस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है. और दूसरा हार्मोन रिलीज होता है इन फॉलिकल्स में से, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन. लेकिन प्रोजेस्टेरॉन शुरुआत में रिलीज होता,
प्रोजेस्टेरॉन कब रिलीज होता है? जब ओव्यूलेशन हो जाती है। तो ये नॉर्मल दिखा है यहाँ पे, और इसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, देखो ये प्रोजेस्टेरॉन है। इफेक्ट कैसे शो किया इसने? पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने इसको बढ़ाया, साइज बढ़ाई, फिर एलएच ने, जब एलएच बढ़ा तो ये फट गया, फटने के बाद ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम बाहर निकला, इसे ओव्यूलेशन बोल दिया हमने। फिर इसी का इफेक्ट इस पे शो किया गया। अब ये फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं तो इन फॉलिकल्स में से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन शुरुआत में रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन बाद में रिलीज होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को सीधा दिखाया गया है। और ईस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा हाई कब होगा? जब ये पूरी तरह फॉलिकल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे फॉलिकल, ये नीचे वाली अब यूटेराइन वॉल पे आ जा। यूटेराइन वॉल 5 दिनों के बाद में एफएसएच और एलएच का अमाउंट बढ़ गया, इसकी वजह से ये वॉल फिर से बननी स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमारी जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी वो पतली हो गई थी 1 mm तक। जब एफएसएच और एलएच का अमाउंट बढ़ने लगा तो वॉल बन गई, और कितने mm तक बनी? 3 से 5 mm तक बनी। अब देखो आगे, जब ये फट के निकल गया वो, तो क्या बचा? ये लुट गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया नाम इसका? रख दिया कॉर्पस लुटेयम। ठीक है, अब कॉर्पस लुटेयम क्या कर रहा है? कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा है। क्यों? इससे पता है, कॉर्पस ल्यूटेम को पता है क्या कि प्रेगनेंसी कैरी हुई है या नहीं हुई है? उसे सिर्फ इतना पता है कि भाई मेरे पास मोती था, मेरी बॉडी फट गई तो मोती चला गया, ओवम चला गया, और ये दिमाग में ये सोच के चल रहा है कि भाई ओवम निकला है तो फर्टिलाइजेशन होके ही आएगा। इसके दिमाग में ये बातें नहीं कि हुआ या नहीं हुआ, इसे ये नहीं पता। इसे इतना पता है कि मेरे बॉडी से ओवम मैंने दे दिया, मैं लुट गया, तो इसलिए मेरा नाम रख दिया गया कॉर्पस लुटेम। और कॉर्पस लुटेम को ये नहीं पता कि प्रेगनेंसी कैरी होगी या फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उसे इतना पता है कि अगर अगर निकला हुआ ओवम फर्टिलाइज हो गया तो बेबी बनेगा, और बेबी को रखने के लिए एंडोमेट्रियम वॉल को मोटा होना होता है। ठीक है, जाड़ा होना होता है ना, क्योंकि उसे बेबी को वहां पे रहना होता है। तो इसकी वजह से ये कॉर्पस लुटेम अपने बॉडी में से बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, और उस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ये ठीक हो जाती है। कितने, कब तक? 8 to 10 mm इतनी वो मोटी हो जाती है ताकि बच्चा यहाँ पे रह पाए। और फिर से देखो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिया है। अब ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ पता नहीं से, लेकिन ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। लेकिन 15 दिन के बाद इसका सब एनर्जी डाउन हो जाता है, ये पुश हो जाता है, और ये क्या कर देता है? इसका कन्वर्शन, फर्टिलाइजेशन, अब इसे पता चला है भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? कॉर्पस अल्बिकस व्हाइट कलर के स्कार में कन्वर्ट होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? और जैसे ये कम हो जाता है, जैसे ही कॉर्पस लुटेम प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज कम कर देता है, बंद कर देता है, क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? फर्टिलाइजेशन नहीं हुई ना, तो ये कन्वर्ट किस में हुआ? कार्पस अल्बिकस में। कार्पस अल्बिकस थोड़ी ना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, वो थोड़ी ना एस्ट्रोजन रिलीज करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का अमाउंट फिर से कम हो जाता है, और जैसे ही कम हो जाए वैसे फिर से मेंसेस 5 मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है 5 दिनों से, 5 या 7 दिनों की। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट बघा गमिटोजेनेसिस। गमिटोजेनेसिस किसे बोलेंगे? गमिटोजेनेसिस किसे बोलेंगे हम? देखो, गमिटोजेनेसिस में बच्चों क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गमिट। सीधी सीधी कौन सी बात? क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स। कितने प्रकार के गमिट्स होते हैं? 2 प्रकार के गमिट्स होते हैं। कौन से रहे? मेल गमिट, ठीक है, और फीमेल गमिट। मेल गमिट का नाम क्या है? स्पर्म। फीमेल गमिट का नाम क्या है? ओवम।
तो क्या डेफिनेशन बनी हमारी गमेटोजेनेसिस की? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट इन अ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर गमेट, मेल और फीमेल गमेट बनने की प्रोसेस को बोलेंगे हम गमेटोजेनेसिस। क्लियर है मेरी बात? टेक्स्ट बुक देखो, अंडरलाइन करो, वहां पे टेक्स्ट बुक देखो, वहां पे अंडरलाइन करो, दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है? अब हमने मेल और फीमेल गमेट तो दोनों भी देख लिया बच्चों। कहां से बनते हैं, कौन से सेल होते हैं मेल और फीमेल गमेट के? देखो, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, यस और नो? ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, इन जर्मिनल एपिथेलियल सेल से ही बनेंगे क्या, मेल और फीमेल गमेट, चाहे वो ओवरी हो चाहे वो टेस्टीज हो। हमने टीएस ऑफ टेस्टीज और टीएस ऑफ ओवरी दोनों भी देखा है। याद करो टीएस ऑफ टेस्टीज के बारे में, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकाले थे हमने, याद है? और इसके अंदर ये वाले ऐसे सेल थे पड़े, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, याद करो। इनको क्या नाम दिया था हमने? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, याद करो वो डायग्राम। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट रहने वाले क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल थे, और इनके बीच में सेरेटोलाइट सेल प्रेजेंट है, याद करो, ऐसे ऐसे, याद आ रहा है तुम लोगों को कुछ? और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सेल पड़े हुए थे, इन्हें नाम दिया था हमने लेडीज सेल। ये सेरेटोलाइट सेल थे, ये लेडीज सेल थे। लेडीज सेल क्या रिलीज करते हैं बच्चों, बताओ? लेडीज सेल क्या रिलीज करते हैं? यस, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, दैट इज एंड्रोजन। और सेरेटोलाइट सेल क्या करता है? सेरेटोलाइट सेल अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ये हमने देखा। अब ये स्पर्म बने कहां से? तो ये स्पर्म बने हैं इन जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, इन जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बने। अब याद करो ओवरी का सेक्शन, ओवरी का सेक्शन, ओवरी को देखा था हमने ऐसे इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये फॉलिकल्स बड़े हो रहे थे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से। लेकिन ये फॉलिकल बने कहां से थे? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, याद करो। आठवां नहीं आएगा तुम्हारा? जर्मिनल एपिथेलियल सेल की लेयर बनी थी यहाँ पे, उसी जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बने थे ऊगोनिया, याद है? यस और नो? चलो, तो हमें इतनी बात पता चल गई है कि जो भी मेल और फीमेल गमेट बनेंगे, वो टेस्टिस में रहे या फिर ओवरी में रहे, वो कौन से सेल से बनेंगे? वो कौन से सेल से बनेंगे? जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बनेंगे। कौन से सेल से बनेंगे? जर्मिनल एपिथेलियल सेल से बनेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए, वो सिर्फ मुझे मैसेज करेंगे जो प्रेजेंट है क्लास में। जो बच्चे क्लास में एब्सेंट नहीं है, उन्हें रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग बनेगी, मैं उसे वहां से स्टूडियो से डिलीट कर दूंगी। और जिन बच्चों को पढ़ना है, जो बच्चे क्लास में, वही सिर्फ मुझे मैसेज करेंगे कि मैडम मुझे आज का रिकॉर्डेड वीडियो दे दो, मैं उसे ही भेजूंगी। बाकी किसी को मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं भेजूंगी, ध्यान में रखना। मेरी आवाज नहीं निकल रही है, फिर भी तकलीफ उठा के मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, और बच्चों को अब्सेंट रहना है क्लास में। शर्म नाम की चीज नहीं बची इनमें। इन लोगों को ऐसे लगता है कि यार टीचर लोग खाली पीली बैठे होते हैं, क्या है कभी भी पढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सीरियसनेस तो बची नहीं है हमें। चलो, गमेटोजेनेसिस, गमेटोजेनेसिस में पहले पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, किसे बोलेंगे हम फिर स्पर्मेटोजेनेसिस? बताओ, डेफिनेशन बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस की। यस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जैसे हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, कहां से? फ्रॉम दी जर्मिनल एपिथेलियल सेल,
फ्रॉम दी जर्मिनल epithelial cells किसके ऑफ द टेस्टिस, ऑफ दी टेस्टिस। डेफिनेशन देखो हमने बनाई, डेफिनेशन हमने ही बनाई है। क्या डेफिनेशन में लिखा हमने, बताओ क्या लिखा। हम स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, जहां पे स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, जहां पे स्पर्मेटोजोआ बनेगा फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल सेल। लेकिन किसके जर्मिनल एपिथेलियल सेल, टेस्टिस के, क्योंकि यहाँ पे भी जर्मिनल एपिथेलियल सेल और ओरी में भी जर्मिनल एपिथेलियल सेल। तो आपको मेंशन करना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में कि टेस्टिस के जर्मिनल एपिथेलियल सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस होगी। अब देखो बच्चों, जब मैंने आपको बताया था एक बार इन केस ऑफ अ मेल, मेल के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब प्यूबरिटी पीरियड आता है, जब प्यूबरिटी पीरियड आता है तो कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच में फीमेल में भी वही सिचुएशन होगी, यहाँ भी वही सिचुएशन होगी। हाइपोथैलेमस ब्रेन में से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट कर देगा, और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, एफएसएच। कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराएगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट होगा, इट एक्ट ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कौन से सेल पे एक्ट होगा, बताओ, क्यूबॉइडल जर्मिनल epithelial cells। ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में से जीएनआरएच रिलीज हुआ। जीएनआरएच ने क्या रिलीज करवाया, जीएनआरएच ने एफएसएच को रिलीज करवाया। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये हार्मोन किस पे एक्ट होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट होता है, टेस्टिस में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पर्टिकुलरली क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल पे एक्ट होता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात एवरीवन, ये सीक्वेंस ध्यान में रहेगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है दे अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल किसके प्रोसेस के अंदर जाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जाएंगे। अब देखो बच्चों, तीन प्रोसेस दिए आपको, एक प्रोसेस, तीन फेजेस दिए आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की, फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के तीन फेजेस दिए, एक मल्टीप्लिकेशन फेज, दो ग्रोथ फेज, और तीन मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। ठीक है, ये तीन फेजेस दिए और इन तीन फेजेस के अंडर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। होता क्या है देखो, होता क्या है, सबसे पहली बात मैंने एक सेल ड्रॉ किया, ये सेल कौन सा है, इस सेल का क्या नाम रखेंगे हम, इस सेल का क्या नाम रखेंगे, प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ठीक है, जो डिप्लॉयड नंबर। सुनो मेरी बात, अगर ये डायग्राम समझ में आ गई तो स्पर्मेटोजेनेसिस की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, स्पर्मेटोजेनेसिस की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे ही आपको सब क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। क्या हो रहा है, प्राइमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियल सेल बच्चों, जब जाइगोट बना, जाइगोट से मेनी सेल बने, जब हमारी बॉडी बनी तो कॉमन सेल्स है। पहले तो एक सेल था, टेस्टिस रहे या फिर ओरी रहे, तो सबसे पहले एक ही सेल बनेगा और उस एक सेल के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी, उस एक सेल के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी, राइट और नॉट। ठीक है, तो एक सेल से मेनी सेल बनेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले
स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, जो ओवरीज के अंदर, जो टेस्टिस के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, वो जर्मिनल सेल अपने नंबर्स बढ़ाएंगे, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। और इस मल्टीप्लिकेशन फेज को करने के लिए बच्चों माइटोसिस की प्रोसेस होती है। कौन सी? माइटोसिस की प्रोसेस होगी, और इसका नाम रखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फेज। इसका नाम रखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फेज, और यहाँ पे होगा माइटोसिस। चलो बताओ मुझे अब, माइटोसिस से कितने सेल बनेंगे? माइटोसिस से कितने सेल बनेंगे? इसे अपने नंबर बढ़ाने से, ठीक है, 2 सेल बने, फिर से वहां पे माइटोसिस होगा, और फिर से वो अपने बॉडी से 2 सेल बनाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो बताओ, ये जो बने सेल मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद में, माइटोसिस होने के बाद में जो सेल बने, उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? यस, 2n। और इसे हम नाम देंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। क्यों 2n हो गए? क्योंकि हमें पता है जब भी माइटोसिस की प्रोसेस होगी, तब भी जो नए सेल बनने वाले हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर कम नहीं होता। अगर वो डिप्लॉइड है तो उससे बनने वाले सेल भी क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। यस और नो? यस और नो? अब इन सेल में से, इतने सारे सेल में से एक ही सेल ऐसा होता है जो अपने बॉडी के अंदर क्या करेगा? अपनी साइज बढ़ाएगा, इंक्रीज इन साइज। इसे ग्रोथ फेज बोला गया। ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि ग्रोथ फेज में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी साइज बढ़ाएगा। इतने सारे सेल है, इतने सारे सेल में से सिर्फ एक ही सेल अपनी साइज बढ़ाता है, तो वो साइज में बड़ा हो जाता है, लाइक दिस। और इससे नाम दिया गया है बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सीक्वेंस मैंने आपको जब टेस्टिस पढ़ाई थी तो उस टाइम बोला था कैसे रहेंगे? डिप्लॉइड है हेप्लॉइड? डिप्लॉइड है हेप्लॉइड? बताओ फाल्गुनी, बताओ गौरी, माहेश्वरी, आएगा क्लास मध्ये? रेवती, सांगा फटाफट। डिप्लॉइड असणार। क्यों डिप्लॉइड? क्योंकि तो अभी तो माइटोसिस है, इसमें सिर्फ अपनी साइज बढ़ाई, क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस किए क्या? नहीं, क्रोमोसोम नंबर एज इट इज है। ये सिर्फ ग्रोथ फेज में चला गया है। सेकंड फेज ग्रोथ फेज, मतलब इन स्पर्मेटोगोनिया में से एक ही स्पर्मेटोगोनिया होता है जो अपनी साइज को बड़ा कर पाता है, ठीक है। तो एक ने अपने साइज को बड़ा कर दिया, और साइज बड़ी होने के बाद में इसे नाम दे दिए गए है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब नेक्स्ट जो फेज है वो है मैचुरेशन फेज। नेक्स्ट फेज क्या है? मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज के अंदर क्या होगा? देखो, मैचुरेशन फेज के अंदर क्या होगा? मैचुरेशन फेज के अंदर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये मियोसिस की प्रोसेस कराएगा। क्या कराएगा? मियोसिस कराएगा। और मियोसिस कितने प्रोसेस में डिवाइड होता है बच्चों? 2। पता है ना तुम लोगों को? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कराएंगे? मियोसिस 1 की प्रोसेस कराएंगे। यस और नो? मियोसिस 1 की प्रोसेस कराएंगे। चलो बताओ, अगर किसी सेल के अंदर मियोसिस 1 की प्रोसेस होती है तो वो कितने सेल बनाता है? कितने सेल बनाएगा मियोसिस 1 में? 2 सेल बनाएगा, करेक्ट। और ये हेप्लॉइड सेल बनाएगा, और इसका नाम क्या रख देंगे हम अभी? सेकेंडरी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। चलो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? हेप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा इसका? हेप्लॉइड। क्योंकि मियोसिस 1 में बच्चों रिडक्शन डिवीजन होती है, और मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बनेंगे, और वहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? आधा आधा होगा। अगर 46 है तो
23, 23। क्लियर है यहाँ तक के बाद? क्लियर है यहाँ तक के बाद? यस। चलो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये जो दो सेल बने हैं, ये दो सेल मियोसिस 2 की प्रोसेस करेंगे, मियोसिस 2 की प्रोसेस करेंगे। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, ये दो सेल मैंने उठा के यहाँ पे रख दी। अब ये मियोसिस 2 की प्रोसेस करेंगे। अब बताओ मियोसिस 2 होने के बाद में कितने सेल बनेंगे? इसके अंदर मियोसिस 2 होगा, इसके अंदर मियोसिस 2 होगा। फाल्गुनी कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। और क्या क्रोमोसोम नंबर होगा इसका? ये सारे के सारे हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हो गए। और इसे हम नाम देंगे बच्चों स्पर्मैटिड्स। क्या नाम देंगे? स्पर्मैटिड्स। अभी यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हुई, अभी सिर्फ स्पर्मैटिड बने। और क्यों हेप्लॉइड बचे? ये यहाँ पे भी हेप्लॉइड, और हम तो बोल रहे हैं कि मियोसिस कर रहे हैं तो रिडक्शन डिवीजन होना है। यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो गया, यहाँ पे क्यों रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ? क्यों हेप्लॉइड से हेप्लॉइड बने? बताओ, हेप्लॉइड से हेप्लॉइड क्यों बने? रीजन क्या? रीजन बताया था मैंने कि मियोसिस 1 में रिडक्शन डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस 2 एग्जैक्टली सिमिलर टू अ माइटोसिस होता है। याद करो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मियोसिस 2 ये एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसे होगा। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड होते हैं, आधे होते हैं, लेकिन मियोसिस 2 जब होता है तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आता, क्योंकि ये माइटोसिस के जैसी होती है। तो इसकी वजह से एक सेल से दो सेल बन रहे हैं यहाँ पे, और दो सेल भी जो भी बने हैं उनसे वो सेम एग्जैक्टली उनके जो पेरेंट सेल है उनके जैसे ही बने, हेप्लॉइड हेप्लॉइड हेप्लॉइड। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब देखो ये जो स्पर्मेटिड है बच्चों, ये अब स्पर्म बनने की प्रोसेस में चले गए। अब ये स्पर्म बनने की प्रोसेस में चले गए, आगे कैसे होगा मैं बताऊंगी। और इस प्रोसेस को नाम दिया गया है स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है? देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम लोगों को वहां पे, देखो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में। यस और नो? दिख रहा है इस तरीके से। और ये है स्पर्म, इन्हें नाम दिया गया है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ये क्यों होगा ये मैं भी आगे आपको बताऊंगी। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, मतलब जो प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल थे उन्होंने अपने नंबर्स बढ़ाए, इसीलिए इसे मल्टीप्लिकेशन फेज बोला गया है, क्योंकि इन्होंने अपने नंबर्स बढ़ाए। ठीक है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की प्रोसेस हुई, एक सेल से दो सेल बने, दो से चार सेल बने, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आया। डिप्लॉइड जो चार सेल बने इन्हें नाम दे दिया गया है स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में से एक ने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, बाकी के रुक गए। तो जिसने अपने बॉडी के अंदर अपनी साइज बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसे न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, तो इसने अपनी साइज बढ़ा दी, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ग्रोथ फेज। कोई क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया ने सिर्फ क्या किया है? अपनी साइज को बढ़ाया, और साइज को बढ़ाने की वजह से इसको नाम दे दिया गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो डिप्लॉइड नंबर है। अब दो फेजेस हो चुकी है। अब ये जो पहला जो बचा हुआ एक ग्रोथ जिसने अपने बॉडी के अंदर कराई है, वो क्या कराएगा? मियोसिस की प्रोसेस कराएगा। मियोसिस दो प्रोसेस में कैरी आउट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, और मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर एज इट इज रहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने मियोसिस 1 कराई, तो इसके वजह से जो डिप्लॉइड था, ये दो सेल बनाए इसने और वो हेप्लॉइड है, और इन्हें नाम दे दिया गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या नाम दे दिया गया है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो हेप्लॉइड है। आगे बढ़ो, ये जो दो सेल बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये मियोसिस 2 कराएगा, और मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 2 में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, ये एग्जैक्टली मियोसिस 2 के माइटोसिस के जैसे होता है। तो ये दो सेल अपने बॉडी से फिर से दो सेल बनाएंगे, एक दो तीन चार, टोटल चार सेल बन गए, और ये चारों के चारों
डिप्लॉइड इन नंबर है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ और इन्हें नाम दे दिया गया है स्पर्मेटिड्स। क्या नाम दे दिया इन्हें? स्पर्मेटिड्स। क्लियर है मेरी बात? अब इन स्पर्मेटिड्स को हम स्पर्म नहीं बोल सकते, तो इन स्पर्मेटिड के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला? स्पर्मेटोजेनेसिस इज अनदर वन, स्पर्मोजेनेसिस इज अनदर वन। स्पर्मोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मोजेनेसिस बोला गया है। और ये ऐसे लंबे चौड़े स्पर्म बन गए। यहाँ तक के बात क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? सांगा फटाफट, पुढे जाओ। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ये स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बने? अब देखते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बने। देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ऐसे तीन हमने देखे ऐसे। उसके बाद में अंदर थे क्यूबॉइडल, जर्मिनल, एपिथेलियल सेल, ट्यूब के जैसे, ठीक है। ठीक है, इसमें से कुछ सेल जो बड़े थे इन्हें नाम दे दिया गया था सेरोटोलाय सेल। ठीक है, अब अंदर बने हैं स्पर्म ऐसे, ये ऐसे। किन से बने? इनसे बने। ये वाले सेल जो है ना साइड के, इनसे बन रहे हैं। अब देखो होता क्या है, जब स्पर्मेटिड बनते हैं, जब स्पर्मेटिड बनते हैं, जैसे ये बने ना चार स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड अंडर द स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा कि जितने भी स्पर्म सेल है वो अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे। स्पर्मेटिड जो अंदर पड़े हुए हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो सेल है ये क्या करेंगे? अपनी लेंथ को बढ़ाएंगे। लेंथ को बढ़ाएंगे मतलब क्या? ये अंदर इसी से जुड़े हुए होते हैं, ये अपनी लेंथ को बढ़ाते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो इन्होंने क्या किया अपने बॉडी के अंदर? स्पर्मियोजेनेसिस हुई, मतलब क्या? स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, इसका मतलब होता है बच्चों कि स्पर्मेटिड सेल ने अपनी लेंथ को बढ़ाया, टेल को बढ़ाया। और ये अटैच किससे होते हैं? दे आर हैंगिंग इन अ ल्यूमेन। ये स्पर्म सारे ल्यूमेन के अंदर हैंगिंग कंडीशन में है। सर, इनका सर किससे अटैच है? सेरोटोलाय सेल से। देखो मेरी बात, सारी लिखा हुआ है वहां पे, सुनो। ये जो स्पर्म अंदर बने, स्पर्मेटिड जो बने, वो अभी तक के स्पर्म नहीं बने, तो वो पहले क्या करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस करेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो स्पर्मेटिड है वो अपनी लेंथ को बढ़ाता है, मतलब उसे पूंछ आ जाती है, पूंछ, टेल फॉर्मेशन हो जाता है। और पूंछ आने के बाद में ये सारे जो इनके सर है, ये सर सेरोटोलाय सेल से जुड़े हुए हैं और इनकी जो टेल है वो हैंगिंग है इन ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब खाली जगह। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो खाली स्पेस है इसे ल्यूमेन है, इसे ल्यूमेन बोला गया है। और इस ल्यूमेन में ऐसे ऐसे ये हिल रहे हैं, ठीक है। अब स्पर्म का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। स्पर्म का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनता है नीचे। जैसे हम स्पर्म का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी बात। स्पर्म ऐसे बनता है, स्पर्म ऐसे बनेगा आगे जाके, पूंछ बनाएगा, ठीक है। तो इसने अपनी लेंथ को बढ़ाया, इसने दो सेंट्रियोल बनाए। इसने क्या किए? दो सेंट्रियोल बनाए, एक यहाँ पे रहता है और एक यहाँ पे रहता है। एक का नाम होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल सेंट्रियोल और दूसरे का नाम होता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल। देखो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है स्पर्म कैसे बना। स्पर्म स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंडर गया,
उसके अंदर जाने के बाद में उसने अपनी पूंछ को लंबा किया, इसे स्पर्मियोजेनेसिस बोला गया है। पूंछ लंबी होने के बाद में उसने दो प्रकार के सेंट्रियोल बनाए, एक प्रॉक्सिमल जो पास में है, सर के पास में प्रेजेंट रहने वाला प्रॉक्सिमल, और दूसरा बनाया डिस्टल जो सर से थोड़ा दूर है, उसे डिस्टल सेंट्रियोल बोला गया। उसके बाद में उसने मिडल रीजन में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसके मिडल पीस में, स्पर्म के मिडल पीस में क्या बना, माइटोकॉन्ड्रिया के कॉइलिंग बने। माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे में कॉइल्ड हो चुके हैं, 10 से 15 इसकी एक कॉइलिंग बनाई और उसके बाद में उसकी पूंछ बनी। तो उस प्रोसेस को बोला गया है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोला गया है, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आई क्या बात मेरी, ऐसा बोलो। मी काय बोलले ते कळलं का, यस और नो? बाकी हाँ बोलो बोलो, रिपीट करो एक बार, फाल्गुनी रिपीट करो। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का मतलब ये देखो, ये सेरोटोनिन सेल है, ठीक है, हम बड़ा निकाल लेते हैं, सेरोटोनिन सेल है और ये स्पर्म का सर इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ना ये स्पर्म ऐसे जुड़े हुए हैं और ये ऐसे हैंग हो रहे हैं। ये डायग्राम दी नहीं है तुम्हारे बुक में, ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे हैंग होते हैं। तो इनके बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जो साइटोप्लाज्म से बना हुआ एक ब्रिज रास्ता है जिसके हेल्प से इनका सन सेरोटोनिन सेल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे यहाँ। तो उस ब्रिज को नाम दे दिया गया है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ब्रिज मतलब इसको इसके साथ जोड़ने के लिए जो रास्ता है उसे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बोला गया है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो ये प्रोसेस हुई स्पर्मियोजेनेसिस से और फाइनली स्पर्म बन गए। देखो बच्चों, आपको स्पर्म की डायग्राम दी थी। स्पर्म एक मोटाइल है। जब स्पर्मेटिड जो थे वो नॉन फंक्शनल और नॉन मोटाइल थे, क्योंकि उनकी पूंछ नहीं आई थी क्या पूंछ? नहीं, उन्हें टेल जब तक नहीं आती तब तक वो नॉन मोटाइल है। और हमें पता है कि स्पर्म कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। यस और नो? स्पर्म मोटाइल होते हैं ना। क्यों बने मोटाइल? क्योंकि इन्हें मूव करना होता है। ओम तो मोटाइल नहीं है भाई, तो ओम स्पर्म को ही मूव करना पड़ेगा। तो देखो स्पर्म दिखता है इस तरीके से। अनलिमिटेड टाइम क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, सुनो मेरी बात। अनलिमिटेड टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है स्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर। बहुत बार तो ऐसा हुआ है डायग्राम दे दी है और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका नेमिंग करना है। इस तरीके से दिखता है स्पर्म। ये है एक्रोमोसोम और ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कॉइलिंग, ठीक है, हेड, मिडल पीस, टेल और यहाँ पे होती है नेक। ऐसे दिखता है स्पर्म। देखो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको स्पर्म का एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, दिख रहा है आप लोगों को? डायग्राम देखो, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद में अंदर जो है होता है एक्साइल फाइबर। सुनो, जो हेड है इस हेड में क्या प्रेजेंट है, सुन लो मेरी बात। हेड स्पर्म जो है एक मोटाइल गमिट से, मोटाइल गमिट है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो रीजन है हेड रीजन,
हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में ये जो आपको ओवल शेप नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस। उसके बाद में ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। उस एंजाइम्स का नाम क्या है, देखो देखो आपकी बुक में दिया है। एंजाइम्स के नाम है, ऐसे मुंह से बोल रही हो, लिखने भी, हाइड्यूरोनाइडेज। सुनो मेरी बात, कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्यूरोनाइडेज, जोना लिसाइन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। दिख रहा है आप लोगों को वहां पे, चेक करो। एक्रोसोम, हाइड्यूरोनाइडेज, जोना लिसाइन, कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम, और उसके बाद में कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम्स के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम के अंदर। इसका कुछ काम है इसलिए सारे एंजाइम यहाँ पे पड़े हुए हैं। उसके बाद में नेक, नेक रीजन में दो सेंट्रियोल पड़े हैं। यहाँ पे दो सेंट्रियोल पड़े हैं। जो पास में है उससे नाम दे दिया है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो दूर है उसे नाम दे दिया गया है डिस्टल सेंट्रियोल। दिख रहा है, देखो डायग्राम में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो पास में है और डिस्टल सेंट्रियोल जो थोड़ा दूर है नेक से। उसके बाद में मिडल पीस, मिडल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है और इसे नाम दे दिया गया है निबेनकर। क्या नाम दिया है इसे, निबेनकर। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया कर्ल होता है, कॉइलिंग फॉर्मेशन करता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होता है नेबेनकर। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है निबेनकर के ऊपर। हम भूल जाते हैं ब्रैकेट में लिखे हुए नाम। ठीक है, तो 10 से 15 इसकी कॉइलिंग यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद में इस डिस्टल पोर्शन से एक फाइबर निकला है जो टेल के अंदर गया है। इसे नाम दे दिया गया है एक्साइल फाइबर। इसे नाम क्या दिया है, एक्साइल फाइबर। और ये एक्साइल जो फाइबर है, एक्साइल फाइबर के बाजू में आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आती है। यहाँ दिस वन, ये पूरा इसके आजू बाजू में पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है आधे तक। प्लाज्मा, खत्म कर रही हूँ क्लास में, मतलब मुझे पता है ज्यादा देर तक तुम लोग सुन नहीं पाते। देखो आधे एंड तक यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, और टर्मिनल पोर्शन में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। बच्चों ध्यान में रखना, एंड पोर्शन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा यहाँ पे, यहाँ तक के आधे रीजन तक के आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आती है। और ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो? एक बार रिपीट करूं, खत्म कर रही हूँ फिर क्लास में। सुनो, स्पर्म ये मोटाइल है, ओवल शेप बॉडी होती है। हेड रीजन है, हेड रीजन में एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, ओवल शेप। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रेटिंग एंजाइम होते हैं, हाइड्रोनाइडेज होता है, सोनालिसाइन होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है। ये सारे एंजाइम एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। इसके जस्ट नीचे नेक का पोर्शन है जहाँ पे दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। उसके जस्ट नीचे मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया ने कॉइलिंग फॉर्मेशन की है और उसे नाम दे दिया गया है निबेनकर। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में जो रीजन है वो है टेल रीजन। टेल रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिडल पीस, एंड पीस। और मिडल पीस तक की इसके ऊपर पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग प्रेजेंट है, लेकिन एंड पीस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। डिस्टल सेंट्रियोल से एक फाइबर निकला है जिसका नाम है एक्साइल फाइबर। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है? कल सुबह 8 बजे फिर से लेक्चर होगा बायो का। संडे ऑफ नहीं रहेगा, कल 8 बजे बैच होगी, ठीक है? चलो, जिनको लेक्चर चाहिए वही मुझे मैसेज करेंगे, बाकी को किसी को लेक्चर नहीं मिलेगा रिकॉर्डेड। बाय एवरीवन।